हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चिंतन। चिंतन को अंग्रेजी में थिंकिंग कहते हैं। आपके रीड के सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दे रखा है और उसमें लिख रखा है कि बच्चे किस प्रकार से चिंतन एवं अधिगम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चिंतन क्या होता है, तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषाएं देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने किस तरह से इसको परिभाषित किया है। सबसे पहले वैलेंटाइन ने परिभाषित किया है, वो इस तरह से किया है कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी एक लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। इन्होंने चिंतन को एक प्रक्रिया बताया जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार अर्थात विचारों की एक सीरीज होती है और एक लक्ष्य या उद्देश्य होता है और उसकी तरह से बिना रुके विचार प्रभावित होते रहते हैं, बहते रहते हैं। दूसरी परिभाषा दी है रोस ने कहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष होता है। इसको मोस्ट लगा लेना भाई। चिंतन मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? वेरी मोस्ट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आ भी चुकी है, रिपीट हो सकती है, मैं पहले बता देता हूँ। तो किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन को मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष बताया? रोस ने बताया। यह मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित मानसिक क्रिया है। रोस ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक वस्तुओं से संबंधित मानसिक क्रिया को चिंतन कहते हैं। बेरोन के अनुसार चिंतन में संप्रत्यय, प्रतिज्ञाप्ति एवं प्रतिमाओं का जोड़ तोड़ होता है। कॉन्सेप्ट्स का, प्रतिज्ञाप्ति का मतलब होता है अपने दिमाग के अंदर किन्हीं विचारों का हो जाना या विचारों को मिल जाना, प्रतिज्ञाप्ति कहते हैं। प्रतिमा का मतलब होता है किसी भी चीज का मानसिक चित्रण, किसी भी अनुभूति का मानसिक चित्रण प्रतिमा कहलाता है। तो बेरोन ने कहा चिंतन में संप्रत्यय, प्रतिज्ञाप्ति एवं मानसिक प्रतिमाओं का जोड़ तोड़ शामिल रहता है। जोड़ तोड़ का मतलब उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं और तोड़ते हैं, बनाते हैं और विचार को तोड़ देते हैं अपन। गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है। चिंतन सदृश्य व्यवहार न होके या प्रकट व्यवहार न होके अदृश्य व्यवहार होता है। इसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है। सेंद्रोक के अनुसार चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़तोड़ सम्मिलित रहता है, विशेषकर जब हम संप्रत्यय निर्माण करते हैं एवं समस्याओं का समाधान करते हैं या तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं। देखिए, सेंद्रोक ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि इसमें मानसिक सूचनाओं का जोड़तोड़ सम्मिलित होता है जब हम संप्रत्यय का निर्माण करें, समस्याओं का समाधान करें, तर्क करें और निर्णय करें। इन चार परिस्थितियों में सेंद्रोक के अनुसार क्या रहता है? सूचनाओं का जोड़तोड़ सम्मिलित रहता है, जिसे अपन क्या कहेंगे? चिंतन कहेंगे। सिल्वरमैन ने भी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। देखिए डेफिनेशन क्या है? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद मिलती है। सिल्वरमैन के अनुसार चिंतन एक समस्या समाधान करने वाली प्रक्रिया है जिसमें लोग घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करते हैं। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट्स का या अपनी इमेजेज का प्रयोग करते हैं। गिलमर के अनुसार चिंतन एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम प्रत्यक्ष वास्तविक क्रियाओं के स्थान पर विचारों एवं प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। चिंतन सबसे पहले तो समस्या समाधान की प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्यक्ष वास्तविक क्रियाओं का उपयोग न करके उनके स्थान पर क्या करते हैं? विचारों का और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। अर्थात फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं यहाँ पे। किसमें? चिंतन में। संक्षेप में चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान सूचना का प्रहस्तन एवं विश्लेषण करते हैं। वर्तमान में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका प्रहस्तन का मतलब अलग से उसको रख के और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। दिमाग में अलग प्रकार से रख के और उसका स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। अब देखते हैं चिंतन की विशेषताएं। चिंतन किस किस विशेषताओं का होता है? तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनेगा। ये जितने भी विशेषताएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक जो विशेषता है उसका अपना महत्व है और वो आपके एग्जाम में भी आ सकती है। ऐसे कैसे?
चिंतन एक संज्ञानात्मक उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया होती है। सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन, वो विशेषता यही है कि संज्ञानात्मक और उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है। ये निम्न स्तरीय मानसिक प्रक्रिया नहीं है। चिंतन में बहुत उच्च लेवल की जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो शामिल होती है। यह एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अनुमान प्रकट व्यवहार के बाद लगाया जा सकता है। ये अंदर वाली प्रक्रिया है और ये दिखाई नहीं देती है। ये एक अप्रकट व्यवहार होता है, गैरेट ने बताया ऊपर, लेकिन इसका अनुमान है वो प्रकट व्यवहार के बाद में लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोई स्पेशल व्यवहार प्रकट करता है तो अपने को इसकी सूचना मिल जाती है कि इसने चिंतन किया है। मुझे लगता है आपकी क्लियर हो गया होगा। चिंतन समस्या उत्पन्न करने से शुरू होता है, समाधान पे खत्म होता है। समस्या से शुरू, समाधान पे खत्म चिंतन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चिंतन प्राय संगठित और लक्ष्य निर्धारित है। इसको भी वेरी वेरी मोस्ट लगा देना। चिंतन एक लक्ष्य निर्देशित और संगठित मानसिक प्रक्रिया होती है। संगठित का मतलब है इंटीग्रेशन। यहाँ पर विचारों का इंटीग्रेशन होता है, इकट्ठे होते हैं तब जाके रिजल्ट निकलता है। लक्ष्य निर्देशित मतलब लक्ष्य होना जरूरी होता है चिंतन प्रक्रिया में। चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं इत्यादि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। इसका अर्थ यह है कि चिंतन में वस्तुओं का वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, अर्थात दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ चलता रहता है, जिसको अपन चिंतन कहते हैं। इसके अंदर वस्तुएं अपने सामने उपस्थित हों ये आवश्यक नहीं है। फिजिकल रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन वस्तुओं का कुछ प्रतीक मन में बना लेते हैं, उसी के आधार पर चिंतन प्रक्रिया चलती है। क्योंकि चिंतन में मानसिक जोड़ तोड़ होता है जिसे बाहर नहीं देखा जा सकता, अतः चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार होता है। चिंतन में मानसिक जोड़ तोड़ होता है, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया होती है। इसको भी मोस्ट लगा लेना। प्रश्न आएगा चिंतन क्या है और फिर नीचे दे देंगे। लक्ष्य निर्देशित होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है, मध्यस्थ प्रक्रिया होती है। तो चिंतन एक बीच की प्रक्रिया होती है। इसका अर्थ क्या होता है कि चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें उद्दीपक या कोई समस्या तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया अर्थात समाधान के बीच, समस्या और समाधान के बीच जो प्रक्रिया होती है उसे चिंतन कहते हैं। ये समस्या है, ये समाधान है। बीच के अंदर जो मानसिक प्रक्रिया चलेगी उसे क्या कहेंगे? चिंतन कहेंगे। ये मध्यस्थ प्रक्रिया है, न तो शुरुआत है ना ही रिजल्ट है, ये बीच वाली चीज है। इसका अर्थ है कि चिंतन प्रक्रिया किसी न किसी समस्या का समाधान करती है, अतः चिंतन को समस्या समाधान का व्यवहार भी कहते हैं। इसको भी मोस्ट लगा लेना। चिंतन है समस्या समाधान का व्यवहार, अप्रकट व्यवहार। चिंतन में पूर्व अनुभूति सम्मिलित होती है। पूर्व अनुभूति आपका पूर्व ज्ञान होता है, वो भी आपकी चिंतन के अंदर शामिल होता है। चिंतन में अभिप्रेरणा, भाषा एवं प्रतीकों का महत्व होता है। मोटिवेशन के कारण तीव्र गति से अपना चिंतन होता है। जितना मोटिवेटेड होता है बंदा, तीव्र गति से उसको क्या करता है? चिंतन करता है। भाषा ये मान लीजिए चिंतन का मूल होता है। भाषा जितनी महत्वपूर्ण होती है चिंतन में, उतना महत्वपूर्ण कोई चीज़ होती नहीं है। भाषा के माध्यम से चिंतन किया जाता है। आप जब भी कोई समस्या समाधान करते हैं तो आप मन ही मन के अंदर बोलते रहते हैं, तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और प्रतीक का मतलब सिग्नल क्या होता है? एक चीज को, सारी की सारी चीज को एक ही रूप से चित्रित कर देता है। जैसे रेल है, तो रेल एक कॉन्सेप्ट को आपकी डेवलप कर देगी। तो इसलिए प्रतीकों का भी बहुत ही गहरा महत्व होता है चिंतन की प्रक्रिया में। सभी व्यक्ति अलग अलग प्रकार से चिंतन करते हैं एवं चिंतन पर विश्वास, मूल्य एवं सामाजिक प्रथाओं का भी व्यापक महत्व रहता है। इसको मोस्ट लगा लेना। क्या चिंतन पर विश्वास, मूल्य और सामाजिक, अर्थात विश्वास, मूल्य, इनका मतलब हुआ व्यक्ति की क्या मान्यताएं हैं। व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यताओं का उसके चिंतन के ऊपर प्रभाव रहता है, अर्थात वो चिंतन को प्रभावित करती हैं। किस प्रकार की संस्कृति में वो रह रहा है, समाज में क्या रह रहा है, किस प्रकार की सामाजिक प्रथाओं को वो मानता है, इन सब चीज़ों का चिंतन पर प्रभाव पड़ता है। अब आता है अपना दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक चिंतन का। अपन ने चिंतन की विशेषताएं पढ़ ली, परिभाषा पढ़ ली। अब अपन देखते हैं चिंतन के आधारभूत तत्व, अर्थात चिंतन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं। पहली चीज होती है मानसिक प्रतिमा या मानसिक बिंब, या आपको इमेजेज कह सकते हैं। बिंब को या प्रतिमा को इमेज कहते हैं। दूसरा आता है संप्रत्यय। संप्रत्यय को अपन कहते हैं कॉन्सेप्ट।
और तीसरी चीज़ आती है वो आती है चिन्ह। चिन्ह को अपन कहते हैं सिग्नल या साइन। और भाषा, चौथी चीज़ आती है भाषा, जिसको लैंग्वेज कहते हैं। तो आइए एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं मानसिक प्रतिमा क्या होती है। जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो हमारी गत अनुभूतियाँ प्रतिमा के रूप में आकर या तो समस्या समाधान करने में मदद करती हैं या उसके अंदर बाधा पहुंचाती हैं। हो सकता है सेम टू सेम चीज़ ना आई हो, लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ से अपन गुजर चुके हैं वो चीज़ अपने बीच में आती है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं और आपके लिए कहते हैं कि वो आप सपोज करो तूफान में फंस गए, तो वहाँ पे कैसे निकलेंगे। अब आप जिंदगी में कभी किसी तूफान में नहीं फंसे हुए, लेकिन आपने भारी बारिश देखी है तो आप उस तरह का अनुमान लगा लेंगे। तो वो आपके दिमाग के अंदर जो उसकी फोटो रहेगी तूफान की, वो आपको समस्या समाधान करने में या तो मदद करेगी या फिर बाधा पहुंचाएगी। मोरोन और किंग के अनुसार और रॉबिन्सन के अनुसार क्या कहा है इन्होंने, सामान्यतः गत अनुभूतियों की कुछ विशेषताओं के पृथक्करण को प्रतिमा कहते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है उसके अंदर से छटनी कर लेना। गत अनुभूतियों की कुछ विशेषताओं की छटनी कर लेना प्रतिमा कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है मानसिक प्रतिमाओं की। अर्थात प्रतिमा संवेदी अनुभवों का मानसिक चित्रण होता है। वेरी वेरी मोस्ट मानसिक प्रतिमा किसे कहते हैं? संवेदी अनुभवों का मानसिक चित्रण। संवेदी अनुभव किसे कहते हैं? इसको कहते हैं सेंसेशन। संवेदी अनुभव को कहते हैं सेंसेशन या सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी जो एक्सपीरियंस होते हैं उनका मेंटल इमेजेज होती हैं, मानसिक इमेजेज होती हैं, उसको प्रतिमा कहते हैं अपन। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको मोस्ट लगा लेना। जिसका प्रयोग चिंतन के लिए किया जाता है। मानसिक चित्रों के रूप में प्रतिमा में व्यक्ति उन वस्तुओं, दृश्यों तथा व्यक्तियों से संबंधित अनुभवों को शामिल करता है जिन्हें वह वास्तविक रूप से देखा हो या जिनके बारे में अनुभव किया हो। वे चीज़ें, वे व्यक्ति, वे वस्तुएं जो एक बार व्यक्ति वास्तविक रूप से अनुभव कर चुका हो, उनको एक्सपीरियंस ले चुका हो, देख चुका हो, अनुभव कर चुका हो, तो उनको मानसिक रूप से चित्रित करता है और प्रतिमा के रूप से क्या करता है, शामिल करता है। कई स्मृति प्रतिमा होती हैं और कई कल्पना प्रतिमा होती है। आवश्यक नहीं है कि आपने किसी को फिजिकल रूप से देखा हो, लेकिन आप दिमाग के अंदर कोई कल्पना प्रतिमा भी कर सकते हैं। स्मृति प्रतिमा का मतलब तो क्या हो गया कि आपके को याद रह गई चीज पुरानी, तो उसे स्मृति प्रतिमा कहेंगे, देखी हुई चीज। कल्पना प्रतिमा कहेंगे जो चीज आपने देखी नहीं। जैसे भगवान को आपने देखी है क्या? नहीं देखी है, लेकिन भगवान की आप एक कल्पना प्रतिमा कर सकते हैं अलग अलग रूप से। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि चिंतन में प्रतिमा का कोई स्थान नहीं होता है। वैसे आपके रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है और पढ़ना भी चाहिए आपको। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि चिंतन में प्रतिमा का स्थान नहीं होता है। इस तरह के विचार को या इस तरह के चिंतन को प्रतिमाहीन चिंतन कहा जाता है। इसके समर्थक कौन कौन थे? कुल्पे, मार्वे, वाट और बुर्लर। ये चार मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि चिंतन में प्रतिमा कुछ नहीं होती है भाई। अर्थात चिंतन होता है वो प्रतिमाहीन चिंतन होता है। उदाहरण के लिए आपको यह कहा जाए कि कल्पना कीजिए आप ताजमहल के सामने खड़े हैं, आप जो कुछ देख रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। ऐसा करते समय आप घटना का एक दृश्य प्रतिमा बनाते हैं। आप जिस तरह एक चित्र को देखते हैं, संभवतः वैसे ही आप अपने मन की आंखों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे और ताजमहल के बारे में एक एक करके सारी चीज़ बताते जाएंगे। यह आपके ताजमहल के मानसिक प्रतिमा से संबंधित व्यवहार है। अब देखिए ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ताजमहल को एक बार देख लिया, फोटो में देखा हो, वास्तविक रूप से देखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको कोई टीचर या कोई व्यक्ति ये कहे कि आप सपोज करो, कल्पना कीजिए कि ताजमहल के सामने खड़े हैं, बताइए आप क्या क्या देखेंगे। अब आप वहाँ पे जब बोलेंगे कि मैं सामने खड़ा हूँ, तो उसके आसपास पेड़ हैं, सामने की तरफ एक चबूतरा है, चारों तरफ चार मीनारे हैं, पीछे की तरफ यमुना नदी है,
उसकी एक चोटी है, सामने एक टेबल है जिसके ऊपर लोग फोटो खिंचाते हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये आपके चिंतन के अंदर है, ये इन प्रतिमाओं के कारण से होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है संप्रत्यय। संप्रत्यय को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो आज जो चीज आई है कॉन्सेप्ट, इसको मैंने डिटेल में बताया है और मुझे लगता है ये जो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने इसको अवतरित किया है आपके लिए विशेष रूप से। संप्रत्यय एक संबंध संवर्ग का मानसिक चिंतन होता है। कोई भी रिलेटेड क्लास, संबंध संबद्ध संवर्ग को कहेंगे रिलेटेड क्लास। संबंध संवर्ग का मानसिक चिंतन क्या कहलाता है? संप्रत्यय कहलाता है। यह एक समान तथा उभयनिष्ठ विशेषताओं वाली वस्तु, विचार या घटनाओं का एक वर्ग होता है। समान रूप से या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जिनके अंदर कॉमन गुण हो, उन वस्तुओं, विचारों एवं घटनाओं की क्लास को क्या कहते हैं? संप्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं पशु, पशु शब्द लिख दूं तो पशु शब्द से आप क्या कहोगे? पशु एक क्लास होती है जिसके अंदर 4 पैरों वाले जानवर होते हैं, उसे अपन पशु कहते हैं। तो ये जो शब्द है पशु, ये कंसेप्ट है। पशु बहुत सारे होते हैं लेकिन पशु की विशेषता क्या होती है? 4 पैरों वाला। तो ये इस तरह से क्या हो गया? एक वर्ग हो गया, क्लास हो गई। संप्रत्यय एक श्रेणी होता है, एक सीरीज होता है जिसका प्रयोग हम अनेक वस्तुओं एवं घटनाओं के लिए करते हैं। संप्रत्यय एवं श्रेणी एक दूसरे के लिए प्रयोग में की जाती है, एक दूसरे के पर्याय होते हैं। सीरीज या कॉन्सेप्ट एक दूसरे के लिए पर्याय होते हैं। जैसे पशु, फल, भीड़ इत्यादि संप्रत्यय में शामिल होते हैं। पशु का मतलब बहुत सारे पशु होते हैं लेकिन उनकी विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं। फल, बहुत सारे फल होते हैं, फल कड़वे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, लेकिन गुण होते हैं, गुण होते हैं स्पेशल उनको। जैसे मैं कहूँ केला, केला एक फल के अंदर आ जाएगा। मैं कहूँ टमाटर, टमाटर क्या फल के अंदर आएगा? नहीं आएगा। वो किसके अंदर आएगा? सब्जी। तो सब्जी कंसेप्ट अलग हो गई, फल कंसेप्ट अलग हो गई। ये एक शब्द होते हैं जो मानसिक रूप से विभिन्न विशेषताओं को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं अपने दिमाग के अंदर, उसे कॉन्सेप्ट कहते हैं अपन। संप्रत्यय के माध्यम से हम घटना के लक्षणों को ढूंढकर उनका पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं घटनाओं के संवर्ग से मिलान करते हुए उनकी पहचान करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पेड़ के ऊपर कोई लाल लाल सी चीज दिखी, तो आप उसको देखेंगे कि यार ये कोई फल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पेड़ के ऊपर कोई चीज लगती है और लटकी हुई रहती है और गोल होती है, तो लगभग फल होती है। फिर आप उसका टेस्ट लेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। क्यों? आपके दिमाग में रहता है कि फल का एक विशेष स्वाद होता है। तो देखिए, संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय के माध्यम से हम घटना के लक्षणों को ढूंढकर, कैरेक्टरिस्टिक ढूंढकर उनका पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं घटनाओं के संवर्ग से मिलान करते हैं। अपन उस क्लास से मिलान करते हैं और उसकी पहचान करने की या डिफाइन करने की उसकी कोशिश करते हैं अपन। नेक्स्ट है, जैसे हम यदि किसी टेबल को देखते हैं तो हम उसकी पहचान फर्नीचर के रूप में करते हैं और यहाँ फर्नीचर एक संप्रत्यय है। टेबल को देखकर और फर्नीचर बोलना उसे क्या कहलाता है? संप्रत्यय कहलाता है। यदि किसी छोटे बच्चे को सेब दिखाया जाए तो वह इसे खाने की एक वस्तु के रूप में वर्गीकृत करता है। किसी बड़े व्यक्ति को दिखाया जाए तो वह उसे फल के रूप में बताता है कि ये फल है। एवं इस प्रकार सेब अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग संप्रत्यय रखता है। बच्चे के लिए वो फल का संप्रत्यय नहीं रखता है, बच्चे के लिए तो खाने की वस्तु होती है। उसके लिए वो कंसेप्ट उसके दिमाग में क्या है कि ऐसी चीज को खाया जाता है, ये खाने की चीज होती है ऐसी। संप्रत्यय निर्माण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है, ये महत्वपूर्ण लगा देना भाई, ये प्रश्न छप सकता है आपके। संप्रत्यय निर्माण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि संप्रत्यय निर्माण हमें अपने ज्ञान को व्यवस्थित या संगठित रूप से संगठित करने में क्या करता है? ज्ञान को व्यवस्थित और संगठित करने में कॉन्सेप्ट निर्माण की आवश्यकता पड़ती है मनुष्य को। ऐसा करने से हम ज्ञान का उपयोग आवश्यक होने पर कम समय में एवं कम प्रयास में कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट, इस पूरे पैरा को मोस्ट लगा लेना। कॉन्सेप्ट निर्माण इसलिए किया जाता है कि कम प्रयास में आवश्यक होने पर अपने को अपना काम चल जाए। संप्रत्यय निर्माण के माध्यम से हम हमारे ज्ञान को मानसिक रूप से संगठित और व्यवस्थित करते हैं।
ऐसा करने से हमारी मानसिक प्रक्रिया तीव्र एवं दक्ष गति से होती है, तेजी से भी होती है, फास्टली भी होती है और एफिशिएंसी के साथ भी होती है, दक्ष गति से होती है। इसलिए जरूरी होती है, कॉन्सेप्ट निर्माण करना चाहिए। अधिकांश संप्रत्यय जिनका प्रयोग लोग चिंतन में करते हैं वो न तो स्पष्ट होते हैं ना ही संदिग्ध, ना ही असंदिग्ध। यहां पे इस संदिग्ध को हटा लेना, असंदिग्ध याद रखिएगा, इसको मोस्ट लगा लेना, कोई डाउट मत रख लेना। यहाँ पे जब भी व्यक्ति संप्रत्ययों का प्रयोग चिंतन में करता है तो वो ना तो स्पष्ट होते हैं और ना ही असंदिग्ध। यहाँ पे इसको काट लेना, ए लगा देना, असंदिग्ध। असंदिग्ध मतलब उनके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन वो क्लियर भी नहीं होते। अगर क्लियर ही हो जाते हैं तो फिर चिंतन प्रक्रिया भी रुक जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अस्पष्ट होते हैं एवं एक दूसरे से कुछ अंश के रूप में मिलते हैं और प्रायः अस्पष्ट के रूप में परिभाषित होते हैं। ये अस्पष्ट रूप से रहते हैं, अर्थात इनके अंदर कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं होता इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर, और एक दूसरे से कुछ अंश के रूप में मिलते हैं, अर्थात पार्शियली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से कॉन्सेप्ट्स। मनोवैज्ञानिक एलिना रोस ने यह कहा है कि वास्तविक जीवन में प्रायः हम आदि रूप के माध्यम से संप्रत्यय विकास करते हैं। इसको मोस्ट लगा लेना। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? एलिना रॉस के अनुसार वास्तविक जीवन में हम प्रायः आदि रूप के माध्यम से संप्रत्यय विकसित करते हैं। आदि रूप क्या होता है ये बता देता हूं पहले। आदि रूप का मतलब क्या होता है? आदि रूप एक ऐसा रूप होता है जो अपने अंदर, देखिए जैसे आपने देखा मनुष्य, गधे, पशु, तो आप पशु की जो सबसे ज्यादा विशेषताएं होती हैं उनको निकाल लेते हैं और उनकी तुलना किसी से करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा विशेषताएं जो निकालने की आपकी चीज हुई वो आदि रूप हुआ। मुझे लगता है आपके क्लियर हो गया होगा आदि रूप क्या होता है। किसी भी वर्ग के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन गुण होते हैं वो उस वर्ग के आदि रूप को प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रख लीजिएगा। आदि रूप का अर्थ किसी एक संवर्ग का सबसे अधिक प्रतिनिधि वस्तु से तुलना करने के बाद में यह निश्चित करना कि क्या यह उस वर्ग का सदस्य है, इसे कहते हैं आदि रूप। उदाहरणार्थ हम एक स्टूल को देखते हैं तो वह बहुत छोटी है, तो हम उसे मेज या कुर्सी इत्यादि किसी न किसी जैसे मान लो कोई स्टूल नुमा कोई संरचना है इस तरह से, तो अपन उसको किस क्लास में रखें? उसको मेज बनाएं या कुर्सी बनाएं? ये मेज जैसी भी दिखती है क्योंकि ऊपर से फ्लैट है, और ये कुर्सी जैसी भी दिखती है कि इसके ऊपर बैठा जा सकता है, छोटी है। उसके ऊपर से फ्लैट होने के कारण हम उसे मेज समझ सकते हैं, लेकिन कुर्सी की तरह कम जगह घेरने के कारण उसे हम कुर्सी के संवर्ग में रख सकते हैं। तो इस प्रकार का मेल मिलान करना आदि रूप के आधार पर होता है। आदि रूप का मतलब होता है पूर्व निर्धारित जनरल गुणों को आदि रूप कहते हैं, याद रख लेना। संप्रत्यय का निर्माण मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है, गुणों के समूह के आधार पर और नियमों के समूह के आधार पर। संप्रत्यय निर्माण किन किन आधार पर किया जाता है? गुणों के आधार पर। विभिन्न तरह के गुण अगर मिल जाते हैं तो संप्रत्यय निर्माण हो जाता है अपना। नियमों के आधार पर विभिन्न तरह के नियम वेरीफाई हो जाते हैं तो भी अपन क्लासिफाइड कर लेते हैं चीज़ों को और कॉन्सेप्ट बन जाती हैं अपनी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संप्रत्यय के स्तर कितने होते हैं? 3 स्तर होते हैं, इसको भी मोस्ट लगा लेना। संप्रत्यय 3 स्तरों पर निर्मित होते हैं: प्रधान स्तर, मौलिक स्तर, गौण स्तर। प्रधान स्तर सबसे ऊंचा स्तर होता है, मौलिक स्तर मध्यम स्तर होता है, गौण स्तर निम्न स्तर माना जाता है। ऊंचा, मध्यम और निम्न। प्रधान सर्वोच्च स्तर का संप्रत्यय होता है, मौलिक मध्यम स्तर का होता है और गौण, यहाँ पे गुण नहीं आएगा, गौण निम्न स्तर का संप्रत्यय होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम तीनों प्रकार के संप्रत्यय को समझते हैं। मान लीजिए एक कुत्ता कहीं किन्हीं बालकों के द्वारा, बहुत से बालक हैं, उन्होंने एक कुत्ते को देखा। यदि कोई बालक यह कहता है, इसको मोस्ट लगा देना, ऐसे कैसे प्रश्न छप सकता है, आपके एग्जाम्पल छप सकता है। यदि कोई बालक यह कहता है कि यह एक पशु है, तो यह सबसे अधिक स्पष्टता से प्रेषित एक विचार होगा, बिल्कुल क्लियरिफाई
क्लियर कट रूप से उसने कह दिया है कि ये एक पशु है, अर्थात ये एक सर्वोच्च स्तर का और अर्थात प्रधान संप्रत्यय कहलाता है। यदि कोई बालक, दूसरा बालक ये कहता है कि मैंने एक कुत्ते को देखा, तो यह उसका मौलिक स्तर का संप्रत्यय का निर्माण कर रहा है। कोई कुत्ते को यदि पशु कह रहा है तो वह सर्वोच्च स्तर का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट है। यदि वह कुत्ते को कुत्ता कह रहा है तो मौलिक स्तर का अर्थात बीच वाला मध्यम स्तर का क्या है, संप्रत्यय है। यदि कोई बालक यह कह रहा है कि मैंने एक 4 पैर वाले पशु को देखा जो भौंकता भी है, 4 पैर वाले जानवर को देखा मैंने जो भौंकता है, अपनी पूंछ हिलाता है, तो ये गौण स्तर का संप्रत्यय है। अर्थात किसी भी चीज को उसकी विशेषताओं के आधार पर ही दिमाग में रखना क्या कहलाता है, गौण स्तर का संप्रत्यय कहलाता है। किसी चीज को उसके नाम से जानना मध्यम स्तर का कहलाता है। किसी भी चीज को वर्ग के अंदर रखना सर्वोच्च स्तर का। सर्वोच्च स्तर का मतलब क्या हो गया, सर्वोच्च स्तर का मतलब क्या हो गया, प्रधान स्तर का। प्रधान स्तर का क्या कहलाएगा, वो संप्रत्यय कहलाएगा। बच्चे पहले मौलिक स्तर के संप्रत्यय को सीखते हैं, फिर दूसरे स्तर के संप्रत्यय को सीखते हैं। सबसे पहले बालक जो होता है वो मौलिक स्तर का संप्रत्यय सीखता है, उसके बाद में ही वो क्या करता है, प्रधान स्तर के संप्रत्यय को सीख सकता है। देखिए 2 चीजें अपन ने देख ली, प्रतिमा और संप्रत्यय। अब अपन तीसरी चीज देखेंगे, वो है प्रतीक एवं चिन्ह। इनका भी क्या होता है, चिंतन प्रक्रिया में प्रयोग होता है, चिन्हों का और प्रतीकों का। चिंतन की प्रक्रिया में विभिन्न वस्तुओं एवं संप्रत्ययों के प्रतीक मानसिक रूप से अवतरित होते हैं। ये चिन्ह वास्तव में वास्तविक विषयों, अनुभूतियों या क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी एक्टिविटी, सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस का क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दिमाग के अंदर। उदाहरणार्थ, यदि किसी चिंतन प्रक्रिया में बालक स्कूल की घंटी का प्रयोग कर रहा है, स्कूल की घंटी क्या है, सिग्नल है एक, किसका, कि या तो छुट्टी हो गई, या प्रार्थना का टाइम हो गया, या फिर चेंज हो गया। जो कालांश होते हैं परिवर्तित होते रहते हैं। तो स्कूल की घंटी क्या होती है, अगर कोई बालक दिमाग के अंदर स्कूल की घंटी का यूज कर रहा है तो वो प्रतीक का यूज कर रहा है। भाषा भी क्या होती है, चिंतन प्रक्रिया में होती है शामिल। भाषा चिंतन का न केवल आधारभूत तत्व है बल्कि सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है चिंतन का। भाषा के माध्यम से चिंतन व्यापक एवं विस्तृत बन जाता है। चिंतन का भाषा में महत्व आगे के बिंदुओं में विस्तृत रूप से बताया गया है। देखिए आज जो टॉपिक है उसमें मैंने भाषा को डिटेल में नहीं लिया है, तो नेम चॉम्स्की है, उन्होंने भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था, वाइगोत्स्की ने भी बताया था। तो भाषा को अपन चिंतन में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लासेज होंगी उनमें भाषा को और विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा आपको समस्या समाधान में। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में अपन ने चिंतन का एक बेसिक लिया है कि चिंतन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय हिंद।